बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एतजाज़ असगर है और मैं रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड कैंपस के अंदर बायोलॉजी का टीचर हूं। तो आज से हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो कि नया सिलेबस आया है 2025 और 26 में, इसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है चैप्टर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है जी हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी एंड द क्लासिफिकेशन। अगर मौजूदा स्कीम के मुताबिक बात की जाए, क्योंकि ये इस साल इसका पहला पेपर होगा इस सिलेबस में से, तो इस साल की जो एक्सपेक्टेड स्कीम में से इस चैप्टर का बोर्ड के पेपर के अंदर जो वेटेज है, इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो टोटल हमारे पास इस चैप्टर का जो बोर्ड के हिसाब से वेटेज बनता है वो है 10 नंबर का। तो 10 नंबर का पेपर हमें इस चैप्टर में से आएगा। और इस साल की स्कीम में जो पहले चैप्टर का पेयर है वो 11वें चैप्टर के साथ है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। पहला चैप्टर है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड द क्लासिफिकेशन। तो बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन लाइफ, लिविंग, लिविंग कहते हैं जानदारों को, और लाइफ मीन जिंदगी, जिंदगी हमेशा जानदारों की होती है। तो अगर आप अपने सराउंडिंग में नजर दौड़ाएं तो आपको कई इकसाम के जानदार नजर आएंगे, जिसमें इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पानी में पाए जाने वाले जानवर हैं, पौधे हैं, और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आम आंख से देख नहीं सकते। उसके अलावा इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारी एक वैरायटी हमारे पास जानदारों की देखने को मिलती है। तो इन तमाम जानदारों से मुतालिक, इनकी वैरायटी के मुताबिक और इनकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बायो मीन लाइफ, लिविंग्स, डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को या टाइप्स को। जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर आपको कपड़े के अंदर ही बहुत ज्यादा वैरायटीज मिलती हैं, और कलर की वैरायटी मिलेगी, आपको सीजन के हिसाब से वैरायटी मिलेगी, स्टफ के हिसाब से वैरायटी मिलेगी, रेट के हिसाब से वैरायटी मिलेगी। तो कपड़ा ऑब्जेक्ट एक ही है हमारे पास, लेकिन उस एक चीज के अंदर आपको कई तरह की वैरायटी मिलेगी। तो इसी तरह से एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी, एक बहुत बड़ी वैरायटी, टाइप्स जो है वो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है वो देखने को मिलती है। तो अब उसी वैरायटी को अगर हम मजीद आगे देखेंगे तो उसको क्लासिफाई किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स हैं वो बिखरी पड़ी हैं, और मैं किसी बच्चे को कहता हूं कि जाएं जी उस ढेर में से जेनेटिक्स की बुक उठा के ले आए, तो वो बच्चा कभी भी उस ढेर में से जेनेटिक्स की बुक उठा के नहीं ला सकता कि जब तक उस बुक्स की अरेंजमेंट ना की जाएगी। तो लिहाजा क्या किया जाएगा, लाइब्रेरी के अंदर जो मौजूद बुक्स होंगी उनको प्रॉपर पहले अरेंज किया जाएगा। साइंसेस की बुक्स अलहदा की जाएंगी, नॉन साइंसेस की बुक्स अलहदा की जाएंगी। और इसी तरीके से अगर साइंसेस में देखें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो हमने बायोलॉजी का एक सेक्शन बना दिया। तो बायोलॉजी के सेक्शन में जितनी भी बायोलॉजी की बुक्स आएंगी उसको हम अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करें कि बायोलॉजी की वो बुक्स जो ए से शुरू होती हैं वो ए सेक्शन में, जो बी से शुरू होती हैं वो बी में, जो सी से शुरू होती हैं वो सी में, इसी तरीके से हम एच और करते करते जेनेटिक्स तक पहुंच जाएंगे। तो पहला केस ये था कि हमने बच्चे को एक लाइब्रेरी में भेज दिया और रैंडम वहां पे बुक्स पड़ी थी बिखरी हुई, तो उसमें से कहा जेनेटिक्स की बुक ले आए। तो वो बच्चा कभी भी जेनेटिक्स की बुक नहीं ला सकेगा, क्योंकि वहां पर कोई सिमेट्री नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। अगर उन्हीं बुक्स को अरेंज करके रखा जाए और उसके बाद उस बच्चे को कहा जाए कि बेटे जाएं बायोलॉजी सेक्शन में से जेनेटिक्स की बुक ले आए, तो वो बच्चा जाएगा और बड़ी आसानी से साइंसेज में से बायोलॉजी के सेक्शन में, और बायोलॉजी सेक्शन में जो जी का अल्फाबेट होगा वहां से उस जेनेटिक्स की बुक को उठा लाएगा। अब इस अरेंजमेंट ने क्या किया, इस अरेंजमेंट ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी ताकि हम उस बुक को वहां से ढूंढ सकें, निकाल सकें और उसको पढ़ सकें, उसका मुताला कर सकें। इसी तरह से जब आप अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में देखते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी वैरायटी लिविंग्स की, जिंदगी की नजर आती है। तो सारी वैरायटी को आप एक ही जगह पर इकट्ठे रख के डील नहीं कर सकते। कि मिसाल एक और ले लें यहाँ पर कि अगर मैं तमाम के तमाम अदारे के बच्चों को एक जगह पर बिठाकर मैं बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दूं तो मैं हर बच्चे को प्रॉपर डील नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बच्चे को उसके क्लास के हिसाब से और उसके सेक्शन के हिसाब से उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इन बच्चों को अलहदा करना पड़ेगा। और फर्स्ट ईयर में ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो आपको आईसीएस के बच्चे मिलेंगे, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के मिलेंगे, प्री मेडिकल के मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो एफए के मिलेंगे, आईकॉम के मिलेंगे। तो अब
मुझे अगर आसानी पैदा करनी है तो मैं क्या करूंगा, इन तमाम बच्चों को इनकी क्लासेस की बुनियाद पर पहले अरेंज करूंगा और उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल में जाके अगर मैं बायोलॉजी का लेक्चर लूंगा तो इट्स मीन कि अब मैं प्रॉपर डील कर रहा हूं। तो ये फायदा होता है हमें क्लासिफाई करने का। तो हम भी यहाँ पर जब जानदारों को ओवरऑल डिस्कस करेंगे वो तो बायोलॉजी ही कहलाएगा, लेकिन फिर उनको मजीद आसानी से स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करने का जो नाम है वो है क्लासिफिकेशन, ग्रोह बंदी करना। तो ग्रोह बंदी का जो सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है, जो यूनिट जिसके अंदर हम उसको तकसीम करते हैं वो टेक्सोन कहलाता है। ठीक है, तो टेक्सोन्स के जरिए से हम जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं ताकि उनको इजीली क्या किया जा सके, स्टडी किया जा सके। तो इस वक्त कुर्रा अर्ज में जितनी भी किस्म की जिंदगियां पाई जाती हैं, कमोबेश कहा जाता है कि 1 करोड़ के करीब जो है वो जानदार दुनिया में पाए जाते हैं, जिनमें से 20 लाख के करीब डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 15 लाख के करीब जो है वो जानवर हैं और 5 लाख के करीब पौधे हैं, और बाकी जो एस्टिमेटेड 80 लाख की तादाद है, इन जानदारों का अभी डिस्कवर होना बाकी है, दुनिया पर आना बाकी है। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक जो 1 करोड़ किस्म की जिंदगियां पाई जाती हैं उसमें से 20 लाख जानदार डिस्कवर हो चुके हैं और उनमें से हम इंसान सिर्फ एक किस्म है। तो अब इतनी बड़ी एक वैरायटी, ठीक है, 1 करोड़ में से हम सिर्फ एक हैं, 20 लाख में से हम सिर्फ एक हैं, तो इतनी बड़ी वैरायटी को फिर क्या किया जाएगा, अगर आपने उसको स्टडी करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए आप उसको क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफाई अभी तक जो जानदारों को किया गया है, ठीक है, कार्ल वॉसिस एक साइंटिस्ट है, 1990 के अंदर उसने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मुतारिफ करवाया और उसने दुनिया के तमाम जानदारों को 3 डोमेन्स के अंदर, 3 ग्रुप्स के अंदर, जो सबसे बड़े ग्रुप्स हैं उसके अंदर डिवाइड किया। तो इसमें सबसे पहला जो ग्रुप है वो है आर्किया, दूसरा जो ग्रुप है वो है बैक्टीरिया और तीसरा जो ग्रुप है वो है यूकेरिया। आर्किया दुनिया में पाए जाने वाले वो जानदार हैं जो इस कुर्रा अर्ज पर सबसे पहले आए, उसके बाद उससे फिर एवोल्यूशन हुई, मॉडिफिकेशन आई जानदारों में और फिर आर्किया से बैक्टीरिया बने और फिर मॉडिफिकेशन होते 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 यहां तक बात पहुंची कि उनसे फिर यूकैरिया बने। तो अभी तक दुनिया के अंदर जितने भी जानदार पाए जाते हैं उनको हम 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। अब ये तो हमारे पास क्लासिफिकेशन का एक मेजर यूनिट है। उससे नीचे वाले यूनिट पर आएंगे तो आपको मिलेंगे किंगडम्स। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास दुनिया में जो जानदारों को तकसीम किया गया है वो 5 किंगडम्स के अंदर तकसीम किया गया है। फर्दर स्टडीज और किंगडम्स भी बताती हैं, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 5 किंगडम्स है तो हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। तो रॉबर्ट विटिकर वो साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। इससे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था और उसके बाद जो डायरेक्ट पढ़ाया जाता है वो है 5 किंगडम या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि 1969 के अंदर रॉबर्ट विटिकर ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अब इसने क्या किया, दुनिया में कुर्रा अर्ज पर जितने भी जानदार पाए जाते हैं उन तमाम जानदारों को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। तो दुनिया के अंदर 5 किंगडम्स हैं और इन तमाम किंगडम्स के अंदर आपको दुनिया के तमाम जानदार मिलेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमिलिया है। तो अगर मोनेरा की बात करूं तो मोनेरा मोनो से है और मोनो कहते हैं सिंगल को। तो इस मोनो सिंगल के अंदर वो जानदार पाए जाएंगे जो बेशतर सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि इसमें ज्यादातर वही जानदार पाए जाएंगे जिनमें सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल जिंदगी होती है, जानदार होता है, इसलिए इसको मोनेरा कहा जाता है। और मोनेरा में अगर सेल की टाइप देखी जाए तो सेल की जो टाइप पाई जाती है वो है प्रोकैरियोट। प्रो कहते हैं बिफोर और कैरियोट कहते हैं न्यूक्लियस को। यानी कि ये ऐसे जानदार हैं जो न्यूक्लियस से जो है वो पहले पाए गए, न्यूक्लियस आने से पहले पाए गए, तो ऐसे जानदारों को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स को देखा जाए तो इसमें मजीद 2 तरह के डोमेन्स के जानदार आते हैं। फर्स्ट वन इज आर्किया एंड सेकंड इज बैक्टीरिया। अगर इनको देखा जाए तो इनकी जो डोमेन बनती है वो है, इनका जो ओवरऑल हमारे पास सेल टाइप बनता है वो है प्रोकैरिया। प्रोकैरिया जैसे कि मैं भी बता चुका हूं कि ऐसे जानदारों को या ऐसे सेल्स को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उसके बाद बाकी जो हमारे पास 4 किंगडम बचते हैं, इनमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया है, जिसके सारे के सारे जानदार यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट, यू मीन ट्रू,
और करियोड या कैरिया कहते हैं न्यूक्लियस को। यानी कि ये ऐसे जानदार हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस इनके सेल के अंदर पाया जाता है, तो ऐसे जानदारों को हम जो है वो यूकैरिया कहते हैं। तो अब बात करते हैं डोमेन आर्किया की। आर्किया आर्किया का जो वर्ड है ना वो बेसिकली निकला है एंशियंट से। एंशियंट कहते हैं ओल्ड को। जैसे कि मैं अभी अपने लेक्चर में बता चुका कि आर्किया वो जानदार थे, ठीक है, जो दुनिया में सबसे पहले पाए गए। तो आर्किया का वर्ड निकला है एंशियंट से। एंशियंट मीन ओल्ड, कदीम, पुराना। तो सबसे पहले जो जानदार दुनिया पर पाए गए वो आर्किया थे। अब इनकी कुछ जो है वो स्पेसिफिकेशंस मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर में हेडिंग्स दे दी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी शेप। तो इसकी शेप देखी जाए तो ये स्फेरिकल शेप होते हैं। स्फेरिकल शेप मीन जो प्रॉपर गोल शक्ल के हों। और इसी तरीके से कुछ रॉड शेप होते हैं। अब स्फेरिकल यूं होगी शेप, और जो रॉड है वो यूं होगी। इसी तरीके से स्पाइरल जो कि स्प्रिंग की तरह के होते हैं। इसी तरीके से लोब, लोब कहते हैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो, ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर है, ठीक। तो अब शेप में अगर इनको माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो आपको इस तरह से इनकी शक्लें नजर आएंगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अब जानदार की ये खुसूसियत है कि वो अपनी तादाद को बढ़ाता है, अपने जैसे नए जानदार पैदा करता है। तो अगर इसकी रिप्रोडक्शन के अमल को देखा जाए तो ये बाइनरी फिशन करते हैं। बाइनरी, बाय मीन टू, फिशन मीन टूटना। यानी कि इसके जो जानदार होंगे ये अपने आप को क्या करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब कैसे करते हैं कि ये हमारे पास एक सिंगल सेल आर्किया है, तो ये क्या करेगा जी, पहले अपने सेल मेम्ब्रेन को या सेल वॉल को ऐसे दरमियान में डिवाइड करेगा, ठीक है, दरमियान में एक लाइन बनाएगा और उसके बाद अपने आप को इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। और इसमें जेनेटिक मटेरियल का तकसीम होना शर्त है कि पहले जेनेटिक मटेरियल है, फिर जेनेटिक मटेरियल फिर डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद फिर दरमियान में जब लाइन बनती है तो हमारे पास यहाँ पर 1 से 2 आर्किया आ जाते हैं। तो ये जो तरीकाकार है रिप्रोडक्शन करने का, इसको आप बाइनरी फिशन कहते हैं। इसी तरीके से फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं हिस्सों में टूटने को। और इसी तरह से बडिंग है। तो ये वो तरीकाकार है जिसके जरिए से आर्किया के जो जानदार हैं ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें ना माइटोसिस होती है ना इनके अंदर मियोसिस होती है, तो इसलिए इनकी रिप्रोडक्शन को ए माइटोसिस या ए मियोसिस भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें इसके सेल के अहम कंपोनेंट की, जो कि सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के बगैर किसी भी जानदार का, किसी भी सेल का वजूद मुमकिन नहीं है। तो अगर इसकी सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो उसके अंदर ईथर लिंकेज पाई जाती है, उसके अंदर ईथर लिंकेज पाई जाती है और ब्रांच फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। फिर बात करें अगर इसके अंदर मौजूद सेल वॉल की, तो इसकी सेल वॉल मुश्तमिल नहीं होती। किन चीजों पर मुश्तमिल नहीं होती कि ना इसकी सेल वॉल में सेलुलोज है, ना पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ना काइटन है। तो फिर इसकी सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी है? इसकी सेल वॉल सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है। सूडो कहते हैं फॉल्स को। फॉल्स मीन जो इम्प्रॉपर हो, कि यानी कि जिसमें प्रॉपर तौर पर ना तो पेप्टाइड्स पाए जाएंगे ना ही ग्लाइकेन पाया जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको लिखा है कि ये सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसमें क्या आता है जी, स्पेशल किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आती हैं। उसके बाद बात करते हैं डोमेन आर्किया के जानदारों के साइज की। तो इनका जो साइज होता है, इनका अगर इनके डायमीटर को देखा जाए तो डायमीटर इनका 0.1 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर तक होता है, और इनकी लेंथ जो है वो अप टू 200 माइक्रोमीटर तक होती है। जेनेटिक डिफरेंस की बात की जाए तो एक माइनर सा जेनेटिक डिफरेंस इनके अंदर पाया जाता है। यहाँ पे मैंने जीनोम का वर्ड लिखा है। जीनोम किसे कहते हैं? किसी भी सिंगल इंडिविजुअल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ जीन्स पाए जाते हैं उनको जीनोम कहा जाता है। उसके बाद बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म में ये मेथेनोजेंस है और ये एक मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा इनके मेजर ग्रुप्स की बात की जाए तो इनमें कौन कौन से जानदार आते हैं या इसके बड़े ग्रुप्स कौन से हैं? वो है मेथेनोजेंस, हेलोबैक्टीरिया, थर्मोकोकाई है, और उसके अलावा जो है वो फ्यूमाकोइटा है जी। तो ये हमारे पास जो है वो डोमेन आर्किया के जानदारों की कुछ खुसूसियात हैं। तो होप्सो को आपको ये आज का जो लेक्चर है सीरीज का पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप इस हवाले से जो भी आपका फीडबैक हो वो आप इस चैनल पर दे सकते हैं, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये शेयर किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।